अगर आपका कभी भी रिलेशनल डेटाबेस से वास्ता पड़ेगा तो आपको लफ्ज़ नॉर्मलाइजेशन से भी ज़रूर वास्ता पड़ेगा। पर नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या? हम नॉर्मलाइजेशन करते क्यों हैं और कैसे करते हैं? और डेटाबेस में क्या खराबियां और मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर हम नॉर्मलाइजेशन ना करें? इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, और इस लेक्चर के एंड तक आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक सब समझ जाएंगे। और ये भी जान लेंगे कि हम क्या गेन करते हैं नॉर्मलाइजेशन से और क्या लूज़ करते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन ना करें। डेटा हर जगह है और इसमें बहुत सा रॉ डेटा है। बाय एंड लार्ज एक अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन भी कभी कभी बैड डेटा के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाता। मगर बैड डेटा की कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनसे कि एक अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन प्रोटेक्ट कर सकता है। ये ऐसे केसेस हैं जिसमें डेटा हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है जो कि लॉजिकली ट्रू हो ही नहीं सकती। एक कस्टमर की दो डेट ऑफ बर्थ होना लॉजिकली इम्पॉसिबल है। इसको हम कहते हैं फेलियर ऑफ डेटा इंटेग्रिटी। डेटा पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो खुद अपने आप से ही डिसएग्री कर रहा है। इंटेग्रिटी का लफ्ज़ जहाँ भी आए इसका मतलब है कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और जब इंटेग्रिटी फेलियर डेटाबेस में हो तो वो सिर्फ बैड डेटा की एग्जांपल नहीं बल्कि बैड डेटाबेस डिज़ाइन की वजह से हो रहा है। और ये उस वक्त होता है जब डेटाबेस डिज़ाइन प्रॉपरली नॉर्मलाइज ना किया गया हो। तो आखिर नॉर्मलाइजेशन है क्या? मसलन ऐसे टेबल में कस्टमर 1001 को टू डेट ऑफ बर्थ नहीं दे सकते, चाहे आप देना भी चाहते हो। रिडंडेंसी की गुंजाइश नहीं होती। रिडंडेंसी के लफ्ज़ डी को रेड लिखा है कि याद रहे कि डुप्लीकेशन नॉट अलाउड। नॉर्मलाइज टेबल्स में सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा से प्रोटेक्शन नहीं होती, यानी ऐसा डेटा जो आपस में ही एक दूसरे की नफ़ी कर रहा हो, बल्कि वो समझने में भी आसान होते हैं, ईजियर टू इन्हांस एंड एक्सटेंड होते हैं, यानी बड़े किए जा सकते हैं। और ये प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम इंसर्शन एनॉमलीज़, अपडेट एनॉमलीज़ और डिलीशन एनॉमलीज़। यानी जब कभी डेटाबेस में कोई चीज़ इंसर्ट, अपडेट या डिलीट की जाए तो डेटाबेस में गड़बड़ नहीं होगी। ये हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि टेबल मुकम्मल नॉर्मलाइज नहीं है, या दूसरे अल्फाज में हमें कैसे पता चलेगा कि इस बात का ख़तरा मौजूद है कि रिडंडेंट डेटा हमारे टेबल में दाखिल हो सकता है या नहीं? ज़ाहिर है कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको देखकर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना ख़तरा मौजूद है। इन क्राइटेरियाज़ के नाम हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। इस नॉर्मल फॉर्म्स को एक सेफ्टी असेसमेंट की एनालॉजी से समझें। इमेजिन करें एक इंजीनियर जो कि बहुत बेसिक सेफ्टी असेसमेंट करता है एक ब्रिज की। अगर ब्रिज पास कर जाता है बेसिक असेसमेंट, इसका मतलब है कि वो सेफ्टी लेवल 1 अचीव कर लेता है, यानी पैदल मुसाफिरों के लिए सेफ़ है। इससे हमें कुछ इत्मीनान हो जाता है, लेकिन हम मज़ीद इत्मीनान करना चाहते हैं कि उसके ऊपर से कार्स भी गुजर सकें। ये जानने के लिए इंजीनियर मज़ीद सख्त असेसमेंट करता है। ब्रिज अगर ये असेसमेंट टेस्ट भी पास कर जाए तो सेफ्टी लेवल 2 भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह सेफ फॉर ट्रक्स, सेफ्टी लेवल 3 एंड सो ऑन। डेटाबेस के नॉर्मल फॉर्म्स भी इस तरह काम करते हैं। अगर हमें पता चले कि एक टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस मीट कर रहा है तो ये बेयर मिनिमम लेवल ऑफ सेफ्टी गारंटी है। अगर हमें मज़ीद ये पता चले कि टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट भी मीट कर रहा है तो ये इवन ग्रेटर सेफ्टी गारंटी होगी एंड सो ऑन। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। लेट्स से कि मुझसे और आपसे ये सवाल पूछा जाए, हु आर द मेन बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? हो सकता है आप आंसर दें हारिस, शाहीन, ज़मान और शादाब, और मैं आंसर दूं शाहीन, हारिस, शादाब और ज़मान। ज़ाहिर है मेरा और आपका आंसर इक्विवेलेंट है, डिस्पाइट इसके कि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। रिलेशनल डेटाबेसेस में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। चले हम एक डेटाबेस में इन बॉलर्स के नाम सेव करते हैं और फिर डेटाबेस से पूछते हैं कि नाम बताओ। रिजल्ट्स हमें किसी भी ऑर्डर में मिल जाएंगे, जैसे कि ये ऑर्डर, या फिर ये ऑर्डर, या फिर ये ऑर्डर। इन केसेस में कोई भी राइट ऑर्डर नहीं होता। क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें राइट ऑर्डर हो?
फ़र्ज़ करें हम इन बॉलर्स के नाम टॉलेस्ट से शॉर्टेस्ट के अंदाज में लिख लें, जैसे कि ये, और इसका टाइटल लिख लेते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स फ्रॉम टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट। इस लिस्ट में सिर्फ नाम मालूम करना ही हमारा मकसद नहीं, बल्कि नामों का ऑर्डर भी मायने रखता है। शाहीन सबसे लंबा है, फिर हारिस एंड सो ऑन। ऐसी लिस्ट हमें सही समझ आती हैं, मगर ये नॉर्मलाइज्ड नहीं हैं। याद रखें, रिलेशनल डेटाबेसेस टेबल में रो ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो ये हमारी पहली वायोलेशन थी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। इसका हल बहुत आसान है। अगर हमें हाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम एक सेपरेट कॉलम यूज़ करेंगे, जैसे कि ये। बल्कि इससे भी बेहतर टेबल डिज़ाइन किया जा सकता है, जैसे कि ये। अभी तक हमने सिर्फ एक तरीका देखा है कि डिज़ाइन कैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की वायोलेशन करता है, मगर और भी बहुत सारे तरीके हैं। नॉर्मल फॉर्म की सेकंड वायोलेशन का तरीका है कि डेटा टाइप को मिक्स किया जा रहा हो। फ़र्ज़ करें हमें बॉलर्स का हाइट डेटा कुछ ऐसा दिख रहा होता। आपने एक्सेल शीट में इस तरह टाइप किया होगा, और वो आपको इस तरह करने की इजाज़त भी देता है, और एक ही कॉलेज में टाइप करने में रोकता भी नहीं है कि जी आप जो है टेक्स्ट और डिजिट्स को मिक्स कर दें। मिसाल के तौर पे वो आपको नंबर्स और स्ट्रिंग्स को एक ही कॉलम में लिखने से नहीं रोकता, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस के कॉलम में जो डेटा होगा वो इंटीजर्स और स्ट्रिंग का मिक्सचर नहीं हो सकता। जब एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया कि हाइट इन सेंटीमीटर इंटीजर्स में होगी, तो अब उस कॉलम में और टाइप का डेटा जा ही नहीं सकता, ना स्ट्रिंग्स, ना टाइम स्टैम्प्स, इंटीजर्स के अलावा कोई भी दूसरी डेटा टाइप नहीं। लिहाजा एक ही कॉलम में डेटा टाइप्स को मिक्स करना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की वायोलेशन है, बल्कि डेटाबेस के प्लेटफॉर्म आपको ये करने भी नहीं देंगे। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की थर्ड टाइप ऑफ वायोलेशन है कि टेबल को बग़ैर किसी किस्म की प्राइमरी की के डिज़ाइन किया जाए। प्राइमरी की टेबल में मौजूद एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स के कम्बिनेशन को कहते हैं, जो कि टेबल में मौजूद किसी भी दूसरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। मिसाल के तौर पे इस टेबल में हमारा मकसद है कि हर रो एक बॉलर की हाइट के मुतालिक बताए। लिहाजा हम इस टेबल में बॉलर आईडी को प्राइमरी की के तौर पे लेंगे। एक बार जब प्राइमरी की बन जाए तो अब हमारा डेटाबेस सेम बॉलर के लिए मल्टीपल रोज़ इंसर्ट होने से रोकेगा, क्योंकि ये कंट्राडिक्टरी होगा। ऑब्वियस है, एक प्लेयर की दो हाइट्स नहीं हो सकती हैं। हर टेबल जो हम डिज़ाइन करें उसकी प्राइमरी की होनी चाहिए। अगर टेबल में प्राइमरी की ना हो तो वो नॉर्मल फॉर्म नहीं है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव ना कर सकने की एक और फाइनल वजह होती है रिपीटिंग ग्रुप्स का इस्तेमाल करना। फ़र्ज़ करें इनमें से हर प्लेयर के इंटरनेशनल क्रिकेट में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो हम उन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें जब एक ही कॉलम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स लिखे हों, दैट इज़ कॉल्ड रिपीटिंग ग्रुप्स। और एक बॉलर के इस तरह के और बहुत से रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। हम ऐसा डेटाबेस टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें रिकॉर्ड्स एज अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट लिखे जाएं, मगर ये एक बहुत ही टेरेबल डिज़ाइन होगा, क्योंकि इसको क्वेरी नहीं किया जा सकता। क्वेरी मतलब इसको फ़िल्टर नहीं किया जा सकता। मसलन हमने ये चेक करना हो कि कितने प्लेयर्स हैं जिनकी मोर देन वन हैट्रिक्स हैं, तो ये पता चलाना ऑलमोस्ट इनप्रैक्टिकल होगा। ऐसे में हमारा दिल करेगा कि टेबल इस फॉर्मेट पे लिख लेते हैं। इस पैटर्न पे हम अप टू 3 रिकॉर्ड्स नोट कर सकते हैं अगेंस्ट ईच प्लेयर। मगर एक प्लेयर के तो हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, तो ये कितना प्रैक्टिकल होगा कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स का टेबल हो। तो ये भी एक अच्छा डिज़ाइन नहीं होगा। इससे नतीजा क्या निकला कि रिपीटिंग ग्रुप्स ऑफ डेटा को सिंगल रो में सेव करना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन है। तो अब और कौन सा डिज़ाइन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस को मीट करेगा? ऐसा अगर हमने देखना हो कि शाहीन आफरीदी कितनी बार प्लेयर ऑफ द मैच बना है, तो हमारे पास रो है फॉर बॉलर आईडी शाहीन 99, रिकॉर्ड टाइप प्लेयर ऑफ द मैच और रिकॉर्ड क्वांटिटी 25। और क्योंकि शाहीन आफरीदी ने 2 बार हैट्रिक की हुई है, इसलिए हमारे पास एक सेपरेट रो है बॉलर आईडी शाहीन 99, रिकॉर्ड टाइप हैट्रिक और रिकॉर्ड क्वांटिटी 2।
और क्योंकि हर रो हमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलर और रिकॉर्ड टाइप के बारे में बताती है, इसलिए प्राइमरी की इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलर आईडी एंड रिकॉर्ड टाइप। तो अब रिव्यू करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को। इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए रो ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक कॉलम में डिफरेंट डेटा टाइप्स को नहीं मिक्स किया जा सकता। प्राइमरी की के बगैर टेबल नहीं बनाया जा सकता और रिपीटिंग ग्रुप्स का इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। अब चलते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ, और इसके लिए दोबारा से पाकिस्तानी बॉलर्स के रिकॉर्ड्स वाला टेबल देखते हैं। ये फुली नॉर्मलाइज टेबल है, लेकिन फ़र्ज़ करें हम टेबल को स्लाइटली इन्हांस करें और उसमें प्लेयर की पीसीबी के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी भी डाल दें कि ए है, बी है, सी है, किस कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में है। हारिस रऊफ़ की कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी ए है, लेकिन क्योंकि उसके पास 3 रिकॉर्ड्स हैं जो 3 रोज़ में एंटर्ड हैं, इसलिए उन तीनों के सामने कैटेगरी ए, कैटेगरी ए, कैटेगरी ए लिखा जाएगा। इसी तरह शादाब खान की कैटेगरी बी है, लेकिन क्योंकि उसके पास 2 रिकॉर्ड्स हैं जो 2 रोज़ में एंटर्ड हैं, इसलिए उन दोनों के सामने कैटेगरी बी लिखा जाएगा। ये भी एक अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन नहीं है। क्यों नहीं? फ़र्ज़ करें बॉलर ज़मान खान के नाम के सामने जो रिकॉर्ड था वो गलती से लिखा गया था, इसलिए उसे डिलीट कर दिया जाता है। तो अब वो वाहिद एंट्री जो उसके नाम के अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स रिकॉर्ड में मौजूद थी, वो अब बाकी नहीं रही। अगर अब हम क्वेरी करें, यानी डेटाबेस से क्वेश्चन पूछें कि ज़मान खान की कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी क्या है, तो जवाब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डेटाबेस के पास ज़मान खान की कोई भी इंफॉर्मेशन बाकी नहीं रही। इस प्रॉब्लम को कहते हैं डिलीशन एनॉमली, यानी ऐसी प्रॉब्लम जो कुछ डिलीट करने के नतीजे में पैदा हुई हो। इसी तरह फ़र्ज़ करते हैं कि शादाब खान का कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड हुआ है फ्रॉम कैटेगरी बी टू कैटेगरी ए, तो हम उसके रिकॉर्ड्स के ऊपर अपडेट रन करते हैं, जो आपको पिक्चर में नंबर 4 के कॉल आउट के साइन के साथ नज़र आ रहा है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अपडेट में गलती हो जाती है और एक्सीडेंटली सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अपडेट हो पाता है और दूसरा रिकॉर्ड एज इट इज़ रह जाता है। अब डेटा ऐसा दिखाई दे रहा है, और यूँ अगर डेटाबेस को देखें तो इसके लिहाज से शादाब खान की एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी ए भी है और बी भी है। तो हमारे टेबल डिज़ाइन ने इस टाइप की लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसी के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ रखा था। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है अपडेट एनॉमली, और इनकन्सिस्टेंट डेटा हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें टीम में एक न्यू बॉलर आता है, साइम अयूब। नया लड़का है, इसका कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी सी में होता है। नया है इसलिए अभी तक कोई रिकॉर्ड भी नहीं बनाया, और हम इसका नाम पाकिस्तानी बॉलर्स रिकॉर्ड टेबल में नहीं डाल पा रहे। इस प्रॉब्लम को कहते हैं इंजर्शन एनॉमली। हमारा डिज़ाइन इस किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए वल्नरेबल है। उसकी वजह यह है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की हालत में नहीं है। वाई नॉट? व्हाट इज़ सेकंड नॉर्मल फॉर्म? सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज़ ऑल अबाउट कि जो नॉन की कॉलम्स हैं किस तरह से रिलेटेड हैं प्राइमरी की के साथ, उनका क्या रिलेशन है प्राइमरी की के साथ। हमारे टेबल में नॉन की कॉलम्स या नॉन की एट्रीब्यूट्स के नाम हैं रिकॉर्ड क्वांटिटी और कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी, जबकि प्राइमरी की कॉम्बिनेशन है बाउलर आईडी और रिकॉर्ड टाइप का। अब हम ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म का मतलब समझ सकें, और वो है कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड ऑन एंटायर प्राइमरी की। आई रिपीट, ईच नॉन की एट्रीब्यूट, जैसे ये 2 नॉन की एट्रीब्यूट हैं क्योंकि ये दोनों तो की के अंदर हैं, तो दीज मस्ट डिपेंड ऑन द एंटायर प्राइमरी की। और अब अपने टेबल पे इस डेफिनेशन को चेक करते हैं। क्या रिकॉर्ड क्वांटिटी एंटायर प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, क्योंकि रिकॉर्ड क्वांटिटी डिपेंड कर रही है स्पेसिफिक बाउलर और स्पेसिफिक रिकॉर्ड टाइप पे। और इसको हम यूँ लिखते हैं, इसमें एरो रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंसी को। इसका प्रॉपर नेम है फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसका मतलब है हर बॉलर आईडी और रिकॉर्ड टाइप एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड क्वांटिटी का हामिल होगा। फॉर एग्जांपल, बॉलर हारिस रऊफ़ के रिकॉर्ड टाइप हैट्रिक की वैल्यू रिकॉर्ड क्वांटिटी में है 1। तो जहाँ तक सेकंड नॉर्मल फॉर्म कंसर्न्ड है, ये डिपेंडेंसी ठीक है।
अब दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी को देखें। क्या वो भी इंटायर प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी सिर्फ बाउलर आईडी की प्रॉपर्टी है, उसके रिकॉर्ड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस डिपेंडेंसी को हम यूँ लिखेंगे, और ये डिपेंडेंसी जो है ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ बॉलर आईडी प्राइमरी की नहीं है, पार्ट ऑफ प्राइमरी की है, बट इट इज़ नॉट द होल की। यही वजह है कि ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है और प्रॉब्लम्स के लिए वल्नरेबल है। सोचना ये है कि हमारा डिज़ाइन किस पॉइंट पे ख़राब हुआ था और हम इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। डिज़ाइन हमारा तब ख़राब हुआ जब हमने कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी कॉलम को उस टेबल में ऐड किया जहां वो बिलोंग नहीं करता था। चूँकि कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी बाउलर की होती है, इसलिए हमारे जहन में फ़ौरन ये बात आनी चाहिए थी कि बाउलर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे डेटाबेस का, लिहाजा इसका टेबल तो होना ही अलग चाहिए। ये एक सेपरेट टेबल डिज़र्व करता है। बॉलर्स टेबल में 1 रो पर बॉलर होगी और इसमें बॉलर आईडी होगी, उसकी कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी होगी, उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होंगी जैसे कि डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस वगैरह। हमारा दूसरा टेबल होगा बॉलर्स रिकॉर्ड का, जो एज इट इज़ ही रहेगा। अब दोनों टेबल्स में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसीज की नहीं है। सादा लफ्ज़ों में हर एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है होल प्राइमरी की पे, ना कि उसकी किसी एक पार्ट पे। और यूँ हमारे टेबल्स सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गए हैं। चलें अब बढ़ते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। सपोज़ करें हम डिसाइड करते हैं बॉलर्स टेबल को इन्हांस करने का और एक नया कॉलम ऐड कर लेते हैं बॉलर रैंकिंग। फ़र्ज़ करें कि बॉलर रैंकिंग हमारे पास है 1 से 9 तक। 1 का मतलब है कि बिल्कुल बिगिनर है और 9 का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल रैंकिंग। पीसीबी अनाउंस करता है कि जो बॉलर 1 से 3 की रैंकिंग में हैं उन्हें कैटेगरी सी कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जो 4 to 6 की रैंकिंग में हैं उनको कैटेगरी बी का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और जो 7 to 9 की रैंकिंग में हैं उनको कैटेगरी ए का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। मगर अब जबकि कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी और बॉलर रैंकिंग दोनों ही टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम आ सकता है। फ़र्ज़ करें कल को ज़मान ख़ान की रैंकिंग 3 से इंक्रीज़ होकर 4 हो जाती है, तो हम उसकी रो में रैंकिंग अपडेट कर देंगे और हमें कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी को भी अपडेट करना होगा टू कैटेगरी बी। मगर समझें कोई एरर आ गया और हम कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी अपडेट नहीं कर पाए, तो अब हमें डेटा इनकन्सिस्टेंसी का सामना है, क्योंकि ज़मान ख़ान की कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी का कॉलम कह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी सी में है, जबकि उसकी बॉलर रैंकिंग का मतलब है कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी बी है। हाउ डिड आवर डिज़ाइन अलाउ दिस? डिज़ाइन ने ऐसा होने कैसे दिया? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो ऐसा मसला नहीं आया था, जबकि यहाँ तो कोई एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे पार्शियली डिपेंडेंट भी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की के कोई पार्ट्स हैं ही नहीं, बल्कि सिंगल एट्रीब्यूट की है, और बोथ कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी और बॉलर रैंकिंग उसी पे डिपेंडेंट हैं। मगर किस लिहाज से उस पर डिपेंडेंट हैं? गौर से समझें। बॉलर रैंकिंग डिपेंड कर रही है बॉलर आईडी पे। जितना जितना बॉलर अच्छा परफॉर्म करता चला जाएगा उसकी रैंकिंग इम्प्रूव होती जाएगी। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी भी डिपेंड है बॉलर आईडी पे, मगर इनडायरेक्टली। जितनी जितनी रैंकिंग इंक्रीज़ होगी उसके अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी भी इंक्रीज़ होगी। इस तरह की डिपेंडेंसी को कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी डिपेंड कर रही है बॉलर रैंकिंग पे और वो डिपेंड कर रही है बॉलर आईडी पे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि जिस चीज़ की इजाज़त थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं देती वो इस टाइप की डिपेंडेंसी है कि एक नॉन एट्रीब्यूट की दूसरे नॉन एट्रीब्यूट की पे डिपेंड कर रही हो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी डिपेंड कर रही है बॉलर रैंकिंग पे, जो कि नॉन की एट्रीब्यूट है, लिहाजा ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इस डिज़ाइन को रिपेयर करना बहुत ही सिंपल तरीका है ताकि हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में दाखिल हो सकें। हम कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी को बॉलर्स के टेबल में से रिमूव कर देते हैं।
तो अब हमारा टेबल कुछ ऐसा नज़र आएगा और हम एक न्यू टेबल इंट्रोड्यूस करते हैं, बॉलर्स रैंकिंग टेबल, जो कि हमारे बॉलर्स की रैंकिंग को कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म उन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो हमने अभी तक डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ी हैं। तो इसको यूँ लिखा जा सकता है कि हर नॉन की एट्रीब्यूट जो टेबल में है, दैट शुड डिपेंड ऑन द की, द होल की, एनीथिंग बट द की। इसी का मोस्ट स्ट्रॉन्ग वर्जन आएगा फ्यूचर में, जिसमें हम नॉन की के लफ्ज़ को रिमूव कर देंगे। अब क्विकली चलते हैं बुक की एग्जाम्पल की तरफ। ये है बुक में गिवन टेबल 7.23 जो कि अननॉर्मलाइज फॉर्म में है। मेंबर आईडी इसमें प्राइमरी की है और उसके रिलेटेड 2 फील्ड्स नेम और टेलीफोन नंबर्स रिपीट होते हैं हर बार एक न्यू ट्यूपल यानी रो में, जब मेंबर कोई भी न्यू बुक इशू कराता है। ये रिडंडेंट डेटा बहुत सी स्पेस ऑक्यूपाई करता है फॉर स्टोरेज, और इस तरह के डेटाबेस में सर्च करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए रिपीटेड इन्फॉर्मेशन को रिमूव किया जाता है और 2 टेबल्स बना दिए जाते हैं। अब मेंबर टेबल की प्राइमरी की है मेंबर आईडी और बुक टेबल की प्राइमरी की है बुक आईडी, जबकि मेंबर वाले टेबल की प्राइमरी की बुक वाले टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ होगी। तो ये दोनों टेबल हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, मगर यहाँ पे भी तो कुछ डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, यानी रिडंडेंसी है टेबल में। तो याद रखें, रिडंडेंसी को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता, मगर रिड्यूस करके बेयर मिनिमम पे लाया जा सकता है। चलते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के क्राइटेरिया को मीट करने के लिए तमाम पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाता है। पार्शियल डिपेंडेंसीज उन टेबल्स में होती हैं जहाँ पे कंपोजिट कीज़ हों और उस कंपोजिट कीज़ के सिर्फ पार्शियल हिस्से की मदद से 1 और मोर एट्रीब्यूट्स की डिटेल्स मालूम की जा सकें। जैसे यहाँ पे सिर्फ यूनिट कोड की मदद से यूनिट नेम मालूम हो जाता है, स्टूडेंट आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको हम यूँ पढ़ सकते हैं कि यूनिट नेम इज़ डिपेंडेंट ऑन यूनिट कोड एंड हैज़ नो डिपेंडेंसी ऑन स्टूडेंट आईडी। पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करने के लिए उनको उनके मुतलका टेबल में डाला जाता है, एक टेबल को 2 टेबल्स में स्प्लिट करके। और ये अब हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के क्राइटेरिया को मीट करने के लिए तमाम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाता है। जिस तरह पार्शियल डिपेंडेंसीज के केस में कंपोजिट की का पार्शियल हिस्सा नॉन की एट्रीब्यूट की डिटेल्स बताता था, इसी तरह ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज में एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट की डिटेल्स बताता है। जैसे यहाँ पे कोर्स नेम डिपेंड कर रहा है कोर्स कोड पे और कोर्स कोड डिपेंड कर रहा है यूनिट कोड पे। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कोर्स नेम इज़ ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन यूनिट कोड। ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज को रिमूव करने के लिए ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स को बाहर निकाला जाता है एक अलग टेबल में, जबकि डिटर्मिनेंट को ओरिजिनल टेबल में एज अ फॉरेन की रखा जाता है। कोर्स कोड इज़ फॉरेन की इन फर्स्ट टेबल एंड कोर्स कोड इज़ प्राइमरी की इन सेकंड टेबल। ये अब हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस को मीट कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने क्लास फेलो से शेयर कर दें, शायद किसी स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाए।